हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विजन की 7 अप्रैल की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। इंडिया पीचेस फॉर बेटर ब्रिक्स कोऑर्डिनेशन ऑन आईएमएफ कोटा। तो गाइस, ये जो न्यूज है हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। आपको पता ही है कि जो आईएमएफ रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, अभी जो 16 जनरल रिव्यू होगा कोटास को, उसको कंक्लूड किया जाएगा कब? 15 दिसंबर 2023 तक। ठीक है। जो आईएमएफ जो जनरल जो रिव्यू हुआ था, वो लास्ट रिव्यू कब हुआ था? फरवरी 2020 हुआ था। लेकिन उस वक्त क्या कोटा में कुछ भी चेंज नहीं किया गया। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये पढ़ो कि आईएमएफ कोटा होता क्या। फाइन। देखो, अभी क्या आईएमएफ जो है, जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। मतलब कि जिस कंट्री का जितना कोटा होता है, इसका मतलब उस कंट्री का उसमें उतना क्या है, वेटेज है। फाइन। तो आईएमएफ एक कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। कोटा एक तरह का बिल्डिंग ब्लॉक है किसका? आईएमएफ के फाइनेंशियल और गवर्नेंस स्ट्रक्चर का। फाइन। कोटास को डिनोमिनेट किया जाता है अपने स्पेशल रैंक राइट्स से। मतलब कि आईएमएफ में जिसके जितने ज़्यादा रिजर्व है एसडीआर के, उतना ज़्यादा क्या है, उस बंदे का कोटा है। ठीक है। एसडीआर क्या है? दैट इज अ स्पेशल रैंक राइट्स क्या है? एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जो आईएमएफ की तरह क्रिएट किया गया, सो दैट वो मतलब कि आईएमएफ का एक तरह से ऑफिशियल रिजर्व है उसकी कंट्री। मतलब कि जितने भी कंट्रीज आईएमएफ का मेंबर है, ठीक है, तो उस कंट्री के जितने ज़्यादा एसडीआर होते हैं, समझो उतना ज़्यादा उसका कोटा है आईएमएफ में। ठीक है। इसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए, एसडीआर करेंसी नहीं है। अभी के जो आईएमएफ के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है, उन्होंने क्या किया है, मतलब कि सिंपल बात ये, जितना भी किसी कंट्री का कोटा है उसको क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। ठीक है। तो जो लास्ट रिव्यू हुआ था फरवरी 2020 में हुआ था, लेकिन उस वक्त क्या किया, कोटा को कुछ चेंज नहीं किया गया। फाइन। तो अभी जो नेक्स्ट रिव्यू होएगा वो कब होएगा? 15 दिसंबर 2023 तक हो जाएगा। फाइन। जो आईएमएफ का बोर्ड ऑफ गवर्नर है वो क्या करता है, जनरल रिव्यू ऑफ कोटास कंडक्ट कराता रहता है रेगुलर इंटरवल में। मतलब कि 5 साल का गैप नहीं आने देता। क्या करता है, रेगुलर इंटरवल पे जो कोटास का जनरल रिव्यू कराता रहता है। किसी भी कोटा में कोई भी चेंज आता है उसको आप 85% मेजोरिटी से अप्रूव कराते हो ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। मतलब कि अगर आपने किसी भी कंट्री के कोटा में कुछ चेंज किया है, तो उसको पहले आपको जो वोटिंग पावर है उसकी 85% मेजोरिटी से अप्रूव कराना होगा। एंड अ मेंबर्स ओन कोटा कैन नॉट बी अनचेंज विदाउट इट्स कंसेंट। ठीक है। इसके अलावा किसी भी आप मेंबर का कोटा चेंज नहीं कर सकते बिना उसे कंसेंट के। फाइन। किसी भी कोटा के शेयर में अगर आप एडजस्टमेंट करते हो तो इससे क्या होता है कि उस कंट्री के क्या है, वोटिंग राइट का इंक्रीज हो जाता है इन लाइन विद देयर रिलेटिव पोजीशन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। फाइन। इसके अलावा क्या, इससे क्या होगा, किसी भी जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका जो शेयर होगा वो इंक्रीज होगा एज अ होल वाइल प्रोटेक्टिंग द वॉइस एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पुअर। सिंपल बात ये कि अगर हम पुअर कंट्रीज के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, अगर उनका कोटा बढ़ाते हैं तो ऑफकोर्स उनका जो वहाँ पे शेयर है वो बढ़ेगा और वो अपने आप को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है। अब आप देख सकते हो क्या क्या रेटिंग पोजीशन है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, वोटिंग पावर, असिस्टिव फाइनेंसिंग, एसडीआर एलोकेशन। फाइन। कोटा क्या डिटरमाइन करती है, डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज अ मेंबर इज ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड टू द आईएमएफ। मतलब सिंपल बात ये है, जिस कंट्री के जितना कोटा होते हैं, तो वो कोटा डिटरमाइन करती है कि उस पर्टिकुलर मेंबर को कितने ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज को वो क्या डिटरमाइन कर सकता है और कितना उसको प्रोवाइड करना होगा आईएमएफ को। वोटिंग पावर, वही सिंपल बात है कि जितनी ज़्यादा कोटा होगा जिस कंट्री का, उसके पास उतनी वोटिंग पावर होगी अपने डिसीजंस में। ठीक है। वोट में यही होता है कि जिसके पास 1 लाख एसडीआर है तो उसकी 1 वोट होती है ऑफ द कोटा प्लस बेसिक वोट। फाइन। इसके अलावा कोटा डिटरमाइन करता है कि वो कितना अमाउंट, मैक्सिमम कितना अमाउंट की फाइनेंसिंग कर सकता है अ मेंबर कैन ऑब्टेन फ्रॉम द आईएमएफ अंडर नॉर्मल। मतलब कि सपोज करो यूएसए है, अगर उसका ज़्यादा कोटा है तो वो आईएमएफ से क्या ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री जिसका कोटा क्या कम है। राइट। एसडीआर एलोकेशन कोटा डिटरमाइन करता है कि जो मेंबर का क्या शेयर होना चाहिए इन अ जनरल एलोकेशन ऑफ एसडीआर। फाइन। नेक्स्ट न्यूज है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमएफ के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की, दैट इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब देखते हैं क्या है हाईलाइट्स। ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या है, इंडिया आफ्टर एन एस्टिमेटेड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ 8% इन द फिस्कल ईयर दैट एंडेड। मतलब कि पिछले साल आपको पता है कोरोना की वजह से इंडिया की इकोनॉमी 8% कॉन्ट्रैक्ट हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है करंट ईयर मतलब 2021 में इंडिया 12.5% ग्रो कर सकता है और जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में है, द्वारा इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी 6.9% ग्रोथ करेगी। ठीक है। ग्लोबली अगर देखा जाए 2020 में अगर पूरा वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो 3.3% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है। माना जा रहा है 2021 में जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो 6% ग्रो करेगी और 2022 में जो 4.4% ग्रो करेगी। डाइवर्जन इम्पैक्ट्स क्या, मतलब कि क्या हुआ है, आउटपुट लॉसेस हैव बीन पर्टिकुलरली लार्ज फॉर कंट्रीज दैट रिलाई ऑन टूरिज्म एंड कमोडिटी एक्सपोर्ट्स। मतलब सिंपल बात यह है, जो कंट्री का रेवेन्यू ज़्यादातर टूरिज्म से आता था या गुड्स या कमोडिटी के एक्सपोर्ट की वजह आता है,
तो सबसे ज़्यादा लॉसेस उन कंट्रीज़ को है या फिर वो कंट्रीज जिनके पास पॉलिसीज लिमिटेड है, ठीक है। इसके अलावा जो एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं, जो लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा उन पर इम्पैक्ट पड़ा है और वो बहुत ज़्यादा मीडियम या टर्म लॉसेस को मतलब कि सफ़र करने वाले, मतलब कि उनका इफेक्ट कुछ सालों तक रहने वाला है। इसके अलावा 95 मिलियन पीपल से ज़्यादा क्या वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में स्लिप हो गया 2020 में है। हाइवर कोविड-19 रिसेशन कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, 2008 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है इस लाइकली टू लीव स्मॉलर स्कार दैन द अदर। कि सिंपल बात ये वाला है, कोविड-19 की वजह से जो रिसेशन आया वो थोड़ा कम है जो 2008 की वजह से, मतलब कि अभी भी माना जा रहा है 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसका जो इम्पैक्ट था वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू कोविड-19। नेक्स्ट है पॉलिसी प्रायोरिटीज। अभी क्या कंट्रीज क्या करेंगी, कंट्रीज को अपनी पॉलिसीज को उस तरह से बनाना चाहिए सो दैट वो क्या कर सके, पैंडमिक के किसी भी स्टेज पे क्या कर सके, रिस्पॉन्ड कर सके, रिकवरी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन बनाना चाहिए और इकोनॉमी को और ज़्यादा मतलब कि स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। सिंपल बात ये कि जैसे कोरोना है, कोरोना की वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट हुआ, लोग रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, जो भी उनकी मतलब कि जो भी उनका मतलब कि इकोनॉमी डाउन हुआ, ठीक है, या फिर जो डोमेस्टिक उनके घरों का जो हालत हो तो उससे रिकवर नहीं हो पाया, ठीक है। तो कंट्रीज को इस तरह से पॉलिसी बनानी चाहिए सो दैट वो जल्दी से जल्दी क्या कर सके, अपनी रिकवरी को स्ट्रेंथन कर सके और अपनी पैंडेमिक के किसी स्टेज पे क्या कर सके, अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सके, ठीक है। पॉलिसीज को फोकस करना चाहिए किस तरह से, सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि किस तरह से हम इस क्राइसिस से एस्केप कर सकते हैं। फिर हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हेल्थ केयर स्पेंडिंग को देनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, कुछ वेल टारगेटेड फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। फिजिकल सपोर्ट जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर, ठीक है, तो ये सब सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। हमें एक अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेन करना चाहिए, मतलब कि जो आरबीआई के द्वारा डिफरेंट बैंक्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है और कुछ अपने जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज है उनको मॉनिटर करना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज वाइटल। सिंपल बात ये, हेल्थ केयर सेक्टर में देखा जाए तो इसका मतलब ये कि हमें क्या करना चाहिए, वर्ल्ड वाइड क्या करना चाहिए, कोऑपरेशन बना के रखना चाहिए सो दैट हम वैक्सीन को वर्ल्ड वाइड प्रोड्यूस कर सके और यूनिवर्सली क्या कर सके, हर एक एरिया में क्या कर सके, वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट कर सके अफोर्डेबल प्राइसेस में, इंक्लूडिंग किसके थ्रू, सफिशिएंट फंडिंग ऑफ द कोवैक्स फैसिलिटी। इसका एम ये कि हम क्या कर सकें, जो भी इकोनॉमीज हैं, जो मतलब कि डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, जो लीस्ट डेवलप इकोनॉमीज हैं, जहाँ पे फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टेंट रहता है, उनको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, लिक्विडिटी असेस कर सके। सिंपल बात ये है कि जो पुअर कंट्रीज हैं उनको भी हम क्या कर सके, वैक्सीन का पहुंचा सके, मेडिसिन पहुंचा सके, या फिर जो भी अगर पैसे की कमी है लिक्विडिटी पहुंचा सके। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि पैसा पहुंचा सके, सिंपल बात ये, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर प्रोमोलेट्स ट्रिब्यूनल रिफॉर्म दैट इज अ रेशनलाइजिंग एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021। अभी क्या कुछ चेंजेस प्रपोज किए किसमें, ऑन द डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर कुछ मतलब की डायरेक्शंस इशू करी थी इन द मद्रास बार एसोसिएशन केस, मतलब कि एक मद्रास बार एसोसिएशन केस था। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कुछ चेंजेस लेके आना चाहिए, तो उन्हीं चेंजेस को क्या किया, प्रपोज किया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको मतलब पर्सन्स के द्वारा मेंट करना चाहिए हु आर सुटेबल, मतलब कि सिंपल बात है, मेंट का मतलब क्या, ट्रिब्यूनल्स पे वो पर्सन अपॉइंट करना चाहिए जो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, या फिर वो जो जुडिशियल पावर्स उनके पास हो और हुज इंडिपेंडेंट इज नॉट सस्पेक्ट। मतलब कि सिंपल बात ये नहीं कि कोई भी ज़्यादा ट्रिब्यूनल में जाके जजमेंट देना चाहिए, नहीं। सिंपल बात है कि ट्रिब्यूनल में वही बंदे होने चाहिए या फिर वही जुडिशियल बंदा होना चाहिए जिसके पास क्वालिफाइड हो और जिसके पास जुडिशियल पावर्स हैं। अब आपको पता होना चाहिए जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो क्वासी जुडिशियल बॉडीज है जो मेंशन किया जाता है अंडर आर्टिकल 323A एंड 323B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सब्सिक्वेंटली जो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स रेशनलाइजिंग एंड कंडीशनिंग ऑफ सर्विस बिल 2021 है, इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन इसको आगे कंसिडरेशन और पासिंग नहीं किया गया। मतलब कि 2021 में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन ना ही इसको कंसीडर किया गया और ना ही इसको आगे पास किया गया। फाइनेंस एक्ट 2017 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर करता है कि वो रूल्स को नोटिफाई कर सकती है ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ, मतलब कि सिंपल बात है जो भी मतलब कि ट्रिब्यूनल्स में हम क्या कर सकते हैं, जो कंपोजिशन होते हैं, सिंपल बात ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है कि वो कोई भी रूल्स को नोटिफाई कर सकती है ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देयर सर्विस। मतलब कि और जो कमिटी, देखो ट्रिब्यूनल्स में जो हम अपॉइंटमेंट करते हैं उस मेंबर्स की जो कमेटी होती है, मतलब कि वो सिलेक्शन कमेटी क्या करती है, उनको अपॉइंट करती है, ठीक है, रिकमेंड करती है कि किस मेंबर को हमें अपॉइंट करना चाहिए, राइट। तो इन सब की कंपोजिशन को कौन कर सकती है, नोटिफाई, उससे रिलेटेड जो रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकते हैं, जैसे कस्टम, एक्सरसाइज एंड सर्विस टैक्स एबिलिटी, ठीक है। बिल ने क्या किया, 2017 के एक्ट को अमेंड कर दिया और इसमें प्रोविजंस एक ऐड किया दैट इज द रिलेटेड टू द कंपोजिशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। मतलब कि ये जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है
ठीक है। और इनके जो ऑफिस ऑफ मेंबर्स का टर्म है, इन सबको भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं। इसलिए क्या सेंटर ने ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया है इन एक्सरसाइज ऑफ पार्ट अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी की फीचर्स के आप देख सकते हो, जो ट्रिब्यूनल्स के चेयरपर्सन और जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सेक्शन कमेटी, जो मैंने भी बताया, जिनको हेड किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के किसी के द्वारा, जज के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा ऑर्डिनेंस ने अभी क्या किया है, इनके टर्म को अमेंड किया है टू स्पेसिफाई दैट द जो ट्रिब्यूनल का जो चेयरमैन होगा वो अब ऑफिस को 4 साल तक के लिए होल्ड कर सकता है, या फिर 70 साल का जब तक नहीं हो सकता तब तक वो क्या कर सकता है, उसको होल्ड कर सकता है। इसलिए जो और मेंबर्स हैं वो भी अपने ऑफिस को 4 साल या फिर 67 ईयर्स तक क्या कर सकते हैं, अपने ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। इन्होंने ये बोला, इट स्टेट दैट द पर्सन who has not completed the age of 50 years shall not be eligible for appointment as a chairperson or member, ठीक है। सिंपल बात है, ट्रिब्यूनल में कोई भी जिस पर्सन की एज 50 साल से कम है वो ट्रिब्यूनल का ना ही चेयरपर्सन हो सकता है और ना ही मेंबर हो सकता है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, दैट इज द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया रशिया डिस्कसेस वेज टू स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक टाइज। अगेन गाइस, ये जो न्यूज़ है हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। अभी हमने जो प्रीवियस न्यूज़ पढ़ी है वो हमारी पॉलिटिकल गवर्नेंस में कवर होगी। अभी क्या हाईलाइट किया, रशिया प्लान कर रहा है कि वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करेगा जिसमें क्या है, रशिया के मिलिट्री हार्डवेयर को प्रोड्यूस किया जाएगा अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। इससे क्या आएगा कनेक्ट, इसके अलावा और क्या क्या बोला है कि हम क्या करेंगे, कनेक्टिविटी को एनहेंस करेंगे इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एंड द चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, ठीक है। मतलब कि इसमें इंडिया और रशिया को हम इससे कनेक्ट करेंगे थ्रू द अंडर वाटर। फाइन। इसके अलावा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात हो रही है। इसके अलावा हमने टॉक करी किस तरह से हम फ्री ट्रेड एरिया को क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, इसके जो मेंबर कंट्रीज है वो कौन है, रशिया, अर्मेनिया, बेलारस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। इंडिया ने क्या बोला है कि जो रशिया है वो की पार्टनर है इंडिया का इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव का, जो हम पढ़ते भी रहते हैं, ठीक है। दोनों साइड ने डिस्कस किया कि किस तरह से हम वैक्सीन को कोऑपरेट कर सकते हैं, और ये बोला है कि हमें जो रशिया की जो वैक्सीन है उसकी प्रोडक्शन को इंडिया में करना चाहिए अंडर डिस्कशन, मतलब कि क्या हमें इंडिया रशिया के वैक्सीन को इंडिया में प्रोड्यूस करना चाहिए, इसकी डिस्कशन अभी हो रही है, ठीक है। रशिया ने ये भी बोला कि हमें मतलब कि एक सोल्यूशन की ज़रूरत है जिसमें अफगान क्राइसिस को हम एड्रेस कर सकते हैं, और इसमें इंडिया हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, ठीक है। अब क्या रिसेंट कंसर्न्स है जो इंडिया और रशिया के रिलेशंस में है, ठीक है। अभी क्या है, इंडिया और रशिया में नियर अबाउट कितने की डील हुई है, 5.2 से लेके 5.2 बिलियन डॉलर की डील हुई है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेके, और वो चैलेंज फेस करे ड्यू टू द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्टाइजिंग थ्रू सेंक्शन। सिंपल बात ये है, देखो कभी कभी क्या करता है रशिया, जो यूएसए क्या करता है, वो कुछ अपनी जो लाइक रशिया, इंडिया क्या है, इंडिया तो यूएसए की फ्रेंड कंट्री है, लेकिन रशिया कहीं ना कहीं उसकी एनिमी कंट्री है, ठीक है। तो अगर इंडिया किसी उसकी एनिमी कंट्री का ट्रेड करता है तो क्या कर सकता है, जो यूएसए है वो सैंक्शन लगा देता है। अभी क्योंकि इंडिया ने रशिया के साथ डील कर रखी है तो इस वजह से यूएसए ने क्या किया है, इस पर एक सैंक्शन लगा दिया। ये क्या करता है, ये किसी भी कंट्रीज पे सैंक्शन लगा देता है दैट बाई आर्मामेंट फ्रॉम द अमेरिका से, जो अमेरिका की जो एनिमी कंट्रीज हैं, अगर आप उससे कोई भी ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हो तो यूएसए क्या कर सकता है, सैंक्शन लगा सकता है। इसके अलावा रशिया क्या करता है, कंटिन्यू क्या कर रहा है, इंडो पैसिफिक को देख रहा है सो दैट वो चाइना की हेजमनी को कंटेन कर पाए, और एंड रेफ्यूजेस टू इवन यूज द टर्म ऑफिशियली, ठीक है। रशिया क्वाड को ऐसे देखता है एशियन नाटो है। इसके अलावा रशिया का ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री कोऑपरेशन पाकिस्तान से बढ़ रहा है। ऑफकोर्स जैसे अगर इंडिया का रशिया से बढ़ा तो यूएसए को दिक्कत आ रही है, तो उसी तरह अगर रशिया का कोऑपरेशन पाकिस्तान से बढ़ेगा तो इंडिया को भी दिक्कत आएगी। नेक्स्ट है सुपरनोवा एक्सप्लोजन ट्रेस टू वन ऑफ द हॉटेस्ट काइंड ऑफ स्टार्स। ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अभी के जो इंडिया के एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने एक रेयर सुपरनोवा के एक्सप्लोजन को ट्रैक किया है, और ये बोला है कि एक तो हॉटेस्ट काइंड ऑफ स्टार है जिसका नाम है वोल्फ राइट स्टार, ठीक है। ये सुपरनोवा को ये भी बोला जाता है इट्स एसेंट 2015 और ये कहाँ पे आया है, गैलेक्सी, इस गैलेक्सी में ये आया, ठीक है। मैसिव स्टार जब क्या होता है, विच आर एट एन एडवांस स्टेज ऑफ स्टेलर इवोल्यूशन। मतलब सिंपल बात ये है कि मैसिव स्टार्स होते हैं जिनका मास बहुत ज़्यादा होते हैं, जब मतलब कि वो इवोल्यूशन के एडवांस स्टेज में हो तो वो अपने हाई रेट को मतलब कि काफ़ी तेज़ी से अपना जो मास होता है उसको खोते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वोल्फ राइट स्टार्स होते हैं। इनका जो मैसेज होता है वो नियरली सन के मास से 25 गुना ज़्यादा होता है,
और इनकी जो लाइफ टाइम होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एस्टिमेट बोला कि जो मिल्की वे है इसमें नियर अबाउट 1000 से 2000 इस तरह के वोल्फ रेड स्टार्स हैं और मेजोरिटी डस्ट की वजह से ये छुपे हुए हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा ल्यूमिनेटस, मतलब कि ये क्या करते हैं, ब्राइट करते हैं, लाइट एमिट करते हैं अप टू द मिलियन टाइम दैट ऑफ, मतलब कि सिंपल बात ये स्टार्स में इतने ज़्यादा लाइट है कि सन से भी मिलियन टाइम से ज़्यादा इसमें लाइट है, लेकिन डस्ट की वजह से क्या ये छुपे हुए हैं। ठीक है, सुपरनोवा क्या होता है, इधर हाईली एनर्जेटिक एक्सप्लोजन, यूनिवर्स में जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होते हैं वो जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो उसी को हम सुपरनोवा बोलते हैं, मतलब रिलीजिंग एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सुपरनोवा कैसे होता है, जब कोई भी दो स्टार्स हैं वो अगर एक पॉइंट पे घूम रहे हैं या दो स्टार्स क्या मर्ज हो रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी स्टार की जो लाइफ टाइम है वो खत्म हो रहा है, तो सुपरनोवा ऐसा होता है, मतलब कि एक्सप्लोजन ऐसे ही होता है। फाइन, अगर हम लॉन्ग टर्म इन सबको ट्रेंड को मॉनिटर करते हैं तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से जो स्टार है वो एक्सप्लोड होते हैं, उनकी नेचर को समझ सकते हैं, एज वेल एज एक्सप्लोजन प्रॉपर्टीज को भी समझ सकते हैं। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मैसिव स्टार्स कितने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं छोटे छोटे न्यूज़ पे, दैट इज द एन.वी. रमन्ना एज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी के जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने अपनी आर्टिकल 124 का क्लोज 2 की पावर को यूज करते हुए अपॉइंट किया है श्री जस्टिस एन.वी. रमन्ना को एज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो यू शुड नो हिज नेम। अंडर आर्टिकल 124 क्लोज 2 हर एक जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन, किसके साथ कंसल्ट करके, विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। फाइन, तो आपको ये पता ना चाहिए, अंडर वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। नेक्स्ट है रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। अभी क्या जो RXL है वो ऑपरेट करेगी ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म एज पर द ट्रेड्स गाइडलाइन इशूड बाय द RBI। देखो गाइस, आपको भी पता होना चाहिए ट्रेड्स होता क्या है। देखो ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, इसमें आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल कर सकते हो, अगर आपको कुछ शॉर्ट टर्म पे अगर आपको लोन चाहिए या फिर फाइनेंसिंग चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, अपने ट्रेड रिसीवेबल्स के थ्रू क्या कर सकते हो, फाइनेंसिंग ले सकते हो MSMEs के लिए थ्रू मल्टीपल फाइनेंस। ठीक है, RXL को 2016 में एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि ज्वाइंट वेंचर था किस किसके बीच में, सिडबी के बीच में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच में। ठीक है, RXL पहली एंटिटी है जिसने अप्रूवल मिला है जिसको RBI से, सो दैट वो इंडिया का पहला ट्रेड एक्सचेंज लॉन्च कर सके। नेक्स्ट है टेलकोस गेट अप्रूवल टू शेयर एक्टिव इंफॉर्मेशन। अभी क्या जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उन्होंने अपने यूनिफाइड एसेस सर्विस लाइसेंस को अमेंड किया है, सो दैट वो क्या कर सके, कुछ शेयरिंग ऑफ बैकबोन थ्रू माइक्रोवेव विच इज यूज्ड टू कनेक्ट टावर। सिंपल बात ये कि अभी क्या है, जब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यूनिफाइड एसेस सर्विस लाइसेंस को अमेंड कर किया तो इसके अंदर क्या है, वो उनको परमिशन देता है कि आप अपने जो बैकहोज हैं, जो आपको दिक्कतें हो रही है, वो माइक्रोवेव के थ्रू क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सो दैट आप क्या कर सकते हो, टावर्स को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, आप वाईफाई इक्विपमेंट की शेयरिंग को अलाउ कर रहे हो, विच इंक्लूड्स राउटर्स एंड एक्सेस पॉइंट्स अमंग द टेलीकॉम प्लेयर्स। ठीक है, बैकहोल एक नेटवर्क होता है जो क्या करता है, सेल साइट को सेंट्रल एक्सचेंज का कनेक्ट करता है। सेल साइट एक एंटीना इक्विपमेंट होता है, ये ग्राउंड इक्विपमेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं सेल फोन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम द मोबाइल फोन बैक टू द रिसीवर। सिंपल बात ये है, जैसे आप पहले टीवी था, आप एंटीना यूज करते थे। ठीक है, तो उसी तरह सेल साइट एक तरह का एंटीना होता है जिसमें जो आपके सिग्नल्स होते हैं वो क्या कहते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यूनिफाइड एसेस सर्विस लाइसेंस को अमेंड किया, जिसके अंदर क्या है, वो बैकहोल को शेयरिंग को परमिट करते हैं। और बैकहोल क्या है, वो एक नेटवर्क होता है जो क्या करता है, सेल साइट को कनेक्ट करता है सेंट्रल एक्सचेंज से। ठीक है, नेक्स्ट है डिसीजन रिव्यू सिस्टम इन क्रिकेट, DRS आपको पता ही होगा। DRS एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोसेस है जिसको हम क्या करते हैं, मैच ऑफिशियल को असिस्ट करते हैं विद द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाती है DRS में वो क्या क्या है, टेलीविजन के रिप्लेस को, बॉल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी जिसको यूज़ किया जाता है टू ट्रैक द पाथ ऑफ द बॉल, माइक्रोफोन, निकोमीटर, इंफ्रारेड इमेजिंग, सो दैट वो टेम्परेचर चेंज को डिटेक्ट कर सके एज अ बॉल हिट्स द पैड ऑन द बॉल। इसके अंदर क्या होता है, DRS के अंदर होता है जो ऑन फील्ड एम्पायर्स होते हैं वो थर्ड एम्पायर से कंसल्ट कर सकते हैं, और प्लेयर क्या कर सकता है, वो थर्ड एम्पायर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो अपने डिसीजन को एक बार कंसीडर कर सके ऑफ द ऑन फील्ड एम्पायर। ठीक है, रिसेंटली क्या जो DRS के अंदर जो रूल्स है उनको अपडेट किया गया, किसके द्वारा, ICC के द्वारा, दैट इज द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। आज के लास्ट में दैट इज द रोबोट सोफिया। सोफिया एक सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको डेवलप किया गया हांगकांग बेस्ड हैंड्सऑन रोबोटिक्स के द्वारा, और इसको एक्टिवेट किया गया था फरवरी 2016 में। 2017 में जो सोशल रोबोट सोफिया है इसको सिटीजनशिप दे दी गई थी सऊदी अरब की, जो कि पहला रोबोट था जिसको लीगल पर्सन माना गया था एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये पहली रोबोट इनोवेशन एम्बेसडर है किसकी, UNDP की, दैट इज द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की। सोफिया एक फ्रेमवर्क है फॉर कटिंग एज रोबोटिक्स एंड द आर्टिफिशियल एआई रिसर्च
पर्टिकुलरली किस तरह से हम ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन को अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब के लिए बाय, टाटा।